गुड इवनिंग माय डियर्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है वह है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, उसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, उस वाले में यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में कोई खास फर्क नहीं है, खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा और डिफरेंस है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता को बोलते हैं, प्रबलता को शक्ति बोलते हैं। ठीक है, प्रबलता को शक्ति भी बोला जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, मैंने लिखा कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता मतलब क्या होता है, शक्ति। ठीक है, तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोई चुंबक है, यह कोई मैग्नेट है। क्या है? यह कोई मैग्नेट है। ठीक, इसके दो ध्रुव होंगे, कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका साउथ और एक हो जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, इसके दो ध्रुव होंगे, एक साउथ होगा और एक नॉर्थ होगा। ठीक, तो मैंने कहा कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता, ठीक है, तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आपने पढ़ा था कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या मिला था? उसका फार्मूला में मिला था P = 2QL, यही मिला था। P = मिला था 2QL, यही फार्मूला मिला था। तो मैंने क्या कहा, किसी एक ध्रुव, मान लीजिए ये -m और ये +m। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने ले लिया 2L। कितना ले लिया इन दोनों के बीच की दूरी? इन दोनों के बीच की दूरी हमने ले लिया 2L। तो बन गया ना, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता, कोई एक ध्रुव प्रबलता ले लीजिए आप, m। ठीक है, तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। ठीक, यह जो होती है यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो विमा होती है, ठीक, इसकी जो विमा होती है वह होती है L2A। इसकी विमा क्या होती है? इसकी जो विमा होती है, इसका जो डायमेंशन होता है वह होता है L2A। ठीक है,
ये तो था आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यह कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यह क्या है? यह कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यह भी आप लोगों ने पढ़ा था, बस वहां पे क्या था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर कूलॉम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये पॉइंट था। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय द्विध्रुव की बात कर रहा है। ठीक है, यह कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के समांतर हों तथा इनकी जो बीच की दूरियां हो क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ होगी। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, एक दंड चुंबक को रख देंगे। ठीक है, एक दंड चुंबक को हमने यहां पर रख दिया। ठीक, यह इसका नॉर्थ पोल है और यह इसका साउथ पोल है। बात समझ में आई? यह इसका नॉर्थ पोल है और यह इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यह जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके दोनों पोल पर क्या लगाएगा, इसके दोनों पोल पर एक बल लगाएगा। ठीक है, जो इस नॉर्थ पोल पर जो बल लगेगा वह लगेगा F = mb। कौन सा बल लगेगा? F = mb। ठीक है, यानी कि यह जो इसके नॉर्थ पोल पर जो बल लगेगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा और इसके साउथ पोल पर जो बल लगेगा वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसके नॉर्थ पोल पर जो बल लगेगा, ठीक है, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा F = mb, और इसके साउथ पोल पर जो बल लगेगा वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब ये दोनों जो बल हैं F = mb और F = mb, ठीक है, ये दोनों बल मिलकर के एक प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये F = mb और F = mb ये दोनों बल मिल करके एक प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो बल युग्म होता है ये इस दंड चुंबक को क्या करता है, यह इस चुंबक को क्या करता है, यह इस चुंबक को क्या लगाता है, एक बल लगाता है और इसको घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, यह इसको घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि ये जो साउथ पोल पर जो बल लग रहा है वह उसको ऊपर की तरफ बल लगाएगा और जो नॉर्थ पोल पर बल लग रहा है या इस पे नीचे की तरफ बल लगाएगा, जो घुमा करके इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो तो टाउ = बल गुणे बलों की क्रिया
रेखा के मध्य लंबवत दूरी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो यहां पर देखिए यह एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, ठीक है, इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या है, इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वह एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर तो हैं और इनकी जो दिशाएं हैं वह एक दूसरे से विपरीत हैं और तथा क्रिया रेखाएं भी एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी की बात कर रहा है, तो टाउ इज इक्वल टू बल क्या है, बल है आपका mb, और बलों की क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी होगी, इनके मध्य जो लंबवत दूरी होगी, ठीक है, इनके मध्य जो लंबवत दूरी होगी, क्लियर, इसको मान लेते हैं p, ठीक। बलों की क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी होगी वही होगी np होगी, तो इसको हम ले लेंगे np। अब हिसाब से देखिए तो NSP या PSN एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसको हम मान लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे, थीटा। तो अब हमको NP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसमें लंब क्या है, इसमें जो लंब है आपका वह है आपका, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो NP अपॉन NS, NP अपॉन NS, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू NP की वैल्यू कुछ नहीं है और NS की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी यानी कि जो बीच की दूरी होगी वह कितनी होगी, वह होगी 2l, ठीक है। n और s की जो बीच की दूरी होगी वह होगी 2l, तो ये हो जाएगा आपका NP अपॉन 2l, कितना हो जाएगा, NP अपॉन 2l, ठीक। तो ये हो जाएगा NP इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, ठीक। तो जो NP की वैल्यू निकली वह क्या निकली, 2l साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू mb इंटू 2l साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए स्मॉल m और 2l, ठीक है। अभी हमने निकाला कि किस चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। m इंटू 2l इज इक्वल टू कैपिटल M निकाला था हमने, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M b साइन थीटा, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M b साइन थीटा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा टाउ वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, कितना हो जाएगा, टाउ वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ये तो था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख लें, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यह क्या है, या कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, या कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चुंबक रखा हुआ है, दंड चुंबक, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। इसके बल लगते हैं कौन कौन से, mb
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और एक बल लगता है mb चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। और ये चुंबक है यह इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, क्लियर। और इस पर दो बल लगेंगे, कौन कौन से, एक mb बल लगेगा और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, और दूसरा बल भी mb ही होगा जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। यह दोनों जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं तथा दिशाओं में विपरीत हैं और इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वह भी भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। तो हमने भी एक फार्मूला फाइंड आउट किया था, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, ठीक है। क्या फार्मूला फाइंड आउट किया था, फार्मूला फाइंड आउट किया था आपका फार्मूला mb साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, ठीक है। अब हमको निकालना स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा निकालने के क्या करेंगे कि इस लिखेंगे कि दंड चुंबक को अल्पकोण मतलब डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव को या दंड चुंबक को अल्पकोण घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ लिख लीजिए डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब छोटा कार्य करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो छोटा कार्य कर रहे हैं तो dw बल क्या है, बल है आपका टाउ और विस्थापन है आपका d थीटा, ठीक है। बल है टाउ और विस्थापन है d थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, समीकरण नंबर 1 का यूज समीकरण नंबर 2 में करने पर इसको मान लेंगे 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका dw इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है mb साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा d थीटा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेंगे इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब लिखेंगे अतः दंड चुंबक को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। दंड चुंबक को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ये हमने छोटा कार्य किया था, अब हम करेंगे बड़ा कार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा बड़ा कार्य क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा dw, इसको लिख देंगे हम थीटा 1 थीटा 2 और dw की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा mb साइन थीटा d थीटा। बात समझ में आई, कितना हो जाएगा mb साइन थीटा d थीटा। इसे मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका w इज इक्वल टू mb बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2, ठीक। और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू mb, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। इसको लिखेंगे w इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका mb माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल टू mb, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका cos थीटा 1 प्लस माइनस cos थीटा 2, ठीक है। यह जो किया गया कार्य है, क्लियर, यह जो हमको मिला w इज इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यह जो किया गया कार्य है आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए u इज इक्वल टू कैपिटल U इज इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2,
cos थीटा 2 इफ यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा मान लूँ, ठीक है। यदि थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री मान लूँ और थीटा की वैल्यू थीटा मान लूँ तो इस स्थिति में हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। ये देखते हैं, ये हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू एम बी और ये हो जाएगा cos 90 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू एम बी और cos 90 की जो वैल्यू होती है वह होती है 0 और इसका हो जाएगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। यानी कि जो हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वो हमें क्या मिली u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर। अब हम इसके स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे। स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि इफ यदि थीटा इज इक्वल टू 0 देन तब, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह कोई फिगर है, मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं कि यह कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और जो दंड चुंबक है वह इसके समांतर है, ठीक है। जो दंड चुंबक है वह इसके समांतर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इस स्थिति में हमें जो u की वैल्यू प्राप्त होगी वह मिनिमम प्राप्त होगी। u की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह मिनिमम प्राप्त होगी। कितना? माइनस एम बी। और cos 0 का जो मान होता है वह होता है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? वह होता है 1। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, u मिनिमम हो जाएगा माइनस एम बी। क्लियर। अब हम इसके दूसरे केस की बात करेंगे, ठीक है। बता देता हूं। इसके दूसरे केस की बात करते हैं। केस सेकेंड, इफ यदि थीटा इज इक्वल टू 90 ले लूं तब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है इस तरफ है, ठीक है, और दंड चुंबक को इसके परपेंडिकुलर रख देना हो। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो इस स्थिति में u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। तो एम बी cos 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u 0, ठीक है। केस थर्ड की बात कर लूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया इफ यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना ले लिया? थीटा इज इक्वल टू हमने ले लिया 180 डिग्री और एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और इस दंड चुंबक को हमने कहाँ रख दिया? हमने इधर रख दिया, ठीक है। ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। इस स्थिति में यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो u की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। u इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस एम बी, क्योंकि cos 180 डिग्री का जो मान होता है वह होता है -1। कितना होता है? -1। यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी, जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वह मैक्सिमम में होगी, ठीक है। ये तो था आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देख लें। हम बात करेंगे आज के अंतिम टॉपिक के बारे में, जो है आपका परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक वृत्त आप देख रहे हैं और ये क्या है? यह क्या है? यह नाभिक है, ये कोणीय संवेग है और यह चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर ये r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो वह गति कर रहा है इस वृत्तीय पथ पर वह भी वेग से गति कर रहा है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर भी वेग से गति करता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इस स्थिति में मिलेगा I इज इक्वल टू हमें E अपॉन टी। क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू मिलेगा हमें E अपॉन टी। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ पे I कैसे आया, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उस गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है तो वह धारा जो है एक धारावाही लूप की तरह कार्य करने लगती है,
ठीक है। तो इस स्थिति में I इज इक्वल टू E अपॉन टी। ई क्या है? ई जो है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये जो टी है, टी ये आपका परिक्रमण काल है। क्या है? परिक्रमण काल है। क्या है? ये जो टी है आपका, वह आपका परिक्रमण काल है। क्लियर? अब यहाँ पे टी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है, एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। क्या कर रहा है? वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वह होता है 2 पाई r, और किस वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी है। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r अपॉन v। तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r। क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होगा? अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैपिटल M, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू I इंटू ए। क्या हो जाएगा? I इंटू ए। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे? M इज इक्वल टू I इंटू ए। तो यहाँ पर जो I है, I की वैल्यू आपको प्राप्त है, लेकिन A की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। और A क्या है? A जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। A क्या है? A जो है वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू I EV अपॉन 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कटा, पाई से पाई कटा, तो हमें जो m की वैल्यू मिली वह कितनी मिली? वह मिली हमको EVR अपॉन 2। कितनी मिली? EVR अपॉन 2। m की वैल्यू कितनी मिली? m की जो वैल्यू मिली हमें EVR अपॉन 2 मिली। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा था कोणीय संवेग की, फिगर आपको समझ में आ ही गया होगा। कोणीय संवेग की बात कर रहा था, तो कोणीय संवेग जो होता है J इज इक्वल टू I इंटू डब्ल्यू होता है। कितना होता है? I इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? कोणीय वेग। I है आपका जड़त्वाघूर्ण। इस स्थिति में इस I की जो वैल्यू होती है वो होती है mr स्क्वायर, और इसका होता है v बाई r। ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? J इज इक्वल टू mv r। कितना हो जाएगा? J इज इक्वल टू mv r। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। क्या मान लेंगे हम लोग इसको? हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट, 4 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट। डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन j इज इक्वल टू EVR बाई 2 अपॉन MVR। ठीक है, EVR अपॉन 2 MVR हो जाएगा, MVR। ठीक है, एक R से एक R कट गया, एक V से एक V कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका m अपॉन j इज इक्वल टू E अपॉन 2m। कितना होगा? m अपॉन j इज इक्वल टू E अपॉन 2m। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू E अपॉन 2m j। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर m इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2m j।
और यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, ठीक है, और यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वह यह दर्शाता है कि एम और जे की जो दिशाएं हैं, ठीक है, एम और जे की जो दिशाएं हैं वह एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। ये तो था आपका परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, क्लियर, समझ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।